भारत और वियतनाम के बीच विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं को दोनों देश मिलकर करेंगे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम साथ चलेंगे, साथ जीतेंगे। बिजली पानी को लेकर भाजपा का आंदोलन शुरू। गढ़वा में मटका फोड़ धरना प्रदर्शन। प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक ने सरकार को घेरा। पेयजल आपूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। जैक 12वीं का रिजल्ट जारी। कला संकाय में 96% विद्यार्थी उत्तीर्ण। वाणिज्य में 93% और विज्ञान में करीब 83% सफलता। बेटियां फिर रही आगे। और लातेहार में 2 नक्सली गिरफ्तार। AK-47 बरामद। आईजी ने धनबाद में विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक। रांची और चतरा में अलग अलग मामलों में 10 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच आज सहयोग को लेकर वार्ता हुई। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सहमति बनी। विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं को दोनों देशों ने मिलकर साकार करने की प्रतिबद्धता जताई। बाद में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि हम एक दूसरे के विजन और गोल्स को सपोर्ट करते हुए विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को मिलकर साकार करेंगे। हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ जीतेंगे। श्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए वियतनाम का आभार जताया। तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सॉन और नान टावर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दशक पहले मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक भारत बना था, पार्टनर के रूप में बना था। तब से हमारे संबंधों ने तेज और व्यापक प्रगति की है। सिविलाइजेशनल टाइज के साथ साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म संबंध भी और मजबूत हुए हैं। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इससे पहले राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। राजभवन को चुनाव आयोग की ओर से गजट नोटिफिकेशन सौंप दिया गया है, जिसके बाद नई विधानसभा गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। 293 सीटों के विजेताओं की सूची राज्यपाल को दी गई है, जबकि एक सीट पर 21 तारीख को पुनः मतदान होगा। इस बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द होने की संभावना है, जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। लेकर अब हलचल इस समय तेज हो चुकी है, जहां सीईओ, मुख्य सचिव राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को गजट नोटिफिकेशन सौंपा है। और जैसे ही 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए तो सत्ता परिवर्तन के असर की कई तस्वीरें भी नजर आई। लेकिन इसके साथ ही अब एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया। जी हाँ,
टीएमसी ऑफिस में हथियारों की एक वीडियो सामने आया, तो वहीं संदेश खाली भी एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नई सरकार का रास्ता साफ। तो नई सरकार के गठन के लिए अब रास्ता इस समय साफ हो चुका है। सरकार गठन की तैयारियां इस समय तेज हो चुकी हैं और इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार गठन के साथ ही सीईओ और मुख्य सचिव राजभवन पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल को गजट नोटिफिकेशन सौंपा है। सीईओ मुख्य सचिव जो है वो इस समय पहुंचे हैं और गजट नोटिफिकेशन सौंपा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब 7 मई तक विधानसभा का जो कार्यकाल है वो है, क्योंकि 5 साल पहले 7 मई को ही जो पूरा है जो कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर के अगर तारीख की हम बात करें तो तारीख की भी घोषणा हो चुकी है, यानी कि 9 तारीख को जब सरकार का गठन होगा, क्योंकि 7 मई तक विधानसभा का कार्यकाल है, जिसको लेकर गजट नोटिफिकेशन इस वक्त सौंपा गया है। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। हिंदू जन जागृति समिति के एक शिष्टमंडल ने भी लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान समिति के राज्य समन्वयक शंभू गवारे ने राज्यपाल को विभिन्न समसामयिक और जनहित से जुड़े विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से निजी बस संचालन में ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म द्वारा कथित रूप से अत्यधिक किराया वसूली समेत अन्य विषयों की राज्यपाल को जानकारी दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत भी मौजूद रहे। बोकारो के चंदनक्यारी से तंत्र की लापरवाही और संवेदनशीलता का मामला उजागर हुआ है। धरणीधर माझी को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद वे खुद को जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया में मामला आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो उपायुक्त को मामले की जांच कर धरणीधर माझी और उनके परिवार को मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। धरणीधर माझी का कहना है कि साल 2021-22 तक उन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा था, लेकिन उसके बाद साल 2022-23 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पेंशन उनके जीवन यापन के लिए बड़ा सहारा है, जिस वजह से वे परेशान हैं। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान हुई जच्चा बच्चा की मौत के मामले में प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। इस लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर को दोषी माना है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिंहभूम की सांसद जोबा माझी आज राजनगर पहुंची। उनके साथ जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर एपी सिंह और बीडीओ मलय कुमार भी मौजूद रहे। प्रशासन ने प्राथमिक जांच के बाद उस रात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर को घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, जिन पर अब विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आदेशानुसार उस परिवार को उसका आश्रित को हम लोगों ने 4 लाख का चेक दिया है। 20,000 का उसको तत्काल राहत उनको दिया जाता है और उसी को लेकर के हम लोग आए हैं। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल संबल देने का प्रयास किया गया है। सरकार की ओर से 4,20,000 रुपए का मुआवजा चेक पीड़ित परिवार को सौंपा गया। इसके अलावा उपायुक्त ने मृतका के पति को आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का ठोस आश्वासन भी दिया है। तो सरकार की तरफ सरकारी मुआवजा दिया जाना अपेक्षित था, वो हम लोगों ने भी इनको दिया है और इनकी और भी समस्याएं थी, उन सबको हम लोगों ने सुना है और हम लोग आश्वस्त करते हैं कि सब पे विधि अनुसार कार्रवाई होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, और हम लोग और सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन की सक्रियता और सांसद की संवेदनशीलता ने पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद तो दी है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में स्थायी बदलाव आएगा, ताकि भविष्य में किसी और विनीता वानरा को अपनी जान न गंवानी पड़े। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जांच कर ही एसआईटी के कुछ सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और जांच की पारदर्शिता पर चिंता जताई। उन्होंने बोकारो के स्ट्रांग रूम में रखे 12 से 14 किलोग्राम जब्त सोने की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। और सीबीआई से इस पूरे मदर ऑफ ऑल स्कैम जो झारखंड में हुआ है उसकी जांच की जाए
10,000 करोड़ का ट्रेजरी घोटाले की ईडी सीबीआई जांच हो, और जिस तरीके से पूरा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है एसआईटी में, वैसे लोगों को बनाकर सदस्य जिन पर खुद आरोप है, ऐसे लोगों के पास जांच की दिशा जा रही है जहां सहयोग के लिए जिन पर खुद आरोप है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ धांधलियां हुई हैं। तो ये हमारे सरकार से आज बड़े प्रश्न थे। और जो अंतिम में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे लगता है ये भी राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरेगा कि हम मुख्यमंत्री जी से आश्वस्त होना चाहेंगे कि 12 से 14 किलो का जो सोना जब्त होकर बोकारो के स्ट्रॉन्ग रूम में है, सुरक्षित है ना माननीय? यहाँ भी कोई चूहे का प्रकोप तो नहीं दिख रहा। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा ने आज से राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। पहले दिन पलामू प्रमंडल में धरना प्रदर्शन आयोजित हुए। गरबा में पार्टी द्वारा आयोजित मटका फोड़ प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में पेयजल आपूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपूर्ति और पेयजल के गहराते संकट को लेकर भाजपा ने मटका फोड़ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और गरबा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्य सरकार और पूर्व पेयजल मंत्री पर जमकर हमला बोला। अभी तक चापाकल मरम्मत नहीं किया जा रहा है। नल जल योजना में नरेंद्र भाई मोदी जी ने 12,700 करोड़ रुपया भेजा, लेकिन आज भी मिथिलेश ठाकुर और हेमंत सोरेन जी के द्वारा लगभग 6,000 करोड़ रुपया का उसमें घोटाला किया गया। आज भी हाथी के दांत के तरह टंकी लटका हुआ है, लेकिन पानी हमारे गरीब गुरबा दलित पिछड़ा को नहीं मिल रहा है। कल्याणपुर ओवरब्रिज से शुरू हुआ ये विरोध मार्च समाहरणालय तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से मटका फोड़कर सरकार की विफलता पर अपना विरोध दर्ज कराया। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार की संवेदनशीलता के कारण जिले की जनता त्रस्त है। झारखंड में 8% लोगों को ही जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। ऐसे में 92% लोग आज बेचारे हताश हैं, निराश हैं, गंदा पानी पी के, चुरानी का पानी पीने को विवश हैं, मजबूर हैं, इसलिए बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं। आज यह सांकेतिक हड़ताल है कि सरकार जागे और लोगों को जल जीवन मिशन पैसे का जो घोटाला हुआ है उस पैसे को खोज करके बाहर ला करके और लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करे। समाहरणालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन ने जिले में बिजली और पानी के संकट की भयावहता को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल के इस दबाव के बाद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। गरबा से विजेंद्र की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर केंद्र सरकार की नजर है ताकि ईंधन आपूर्ति की सप्लाई चेन बाधित न हो। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एलपीजी प्राइस इंक्रीज के बारे में आपने कहा, तो पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो घरेलू कुकिंग एलपीजी सिलेंडर का प्राइस है वो चेंज नहीं हुआ है। जो आपने अभी इंक्रीज की बात की वो सिर्फ कमर्शियल के सिलेंडर के लिए हुई है। मैं दोबारा से कहती हूँ कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर पर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल है उसके प्राइस में भी अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा आज 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। कला संकाय में 96% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वाणिज्य में 93% और विज्ञान में करीब 83% विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। तीनों ही संकाय में बेटियां ही टॉपर बनी हैं। साइंस में धनबाद की राशिदा नाज, कॉमर्स में रांची की श्वेता प्रसाद और आर्ट्स में बोकारो की छोटी कुमारी टॉपर बनी हैं। इस परीक्षा में कुल 85,104 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 81,144 सफल रहे। रिजल्ट जारी होते राज्य भर के छात्रों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल है। कला और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है और जब नई पीढ़ी इन परंपराओं को सहेजने का बीड़ा उठाती है तो विरासत और भी समृद्ध हो जाती है। जमशेदपुर के कदमा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय और टाटा वर्क्स यूनियन विद्यालय के छात्रों ने टीम अबीरा के मार्गदर्शन में अपनी महीने भर की कला कक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
जमशेदपुर के कदमा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय और टाटा वर्क्स यूनियन विद्यालय के छात्रों के लिए आज का दिन अपनी जड़ों से जुड़ने का दिन था। जनजातीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संस्था टीम अबीरा द्वारा आयोजित ट्राइबल आर्ट क्लासेस का आज सफल समापन हुआ। महीने भर चली इन कक्षाओं के दौरान छात्रों ने पारंपरिक सोहराई और पैठकर कला की बारीकियां सीखी। अभी भी इन लोग को ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है कि आर्ट से क्या क्या और किस लेवल तक का हो सकता है, जिससे इन लोगों में और प्रोत्साहित हों ये लोग और ज़्यादा आर्ट वर्क में करने के लिए और हमारी संस्कृति और कला को और अच्छी तरह जानने के लिए। सिर्फ झारखंड की ही नहीं, पूरे भारत की जितनी संस्कृति है, हम लोग अभी 14-15 स्टेट्स की आर्ट कवर कर रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी एक आइडिया होना चाहिए कि ये लोग ने जितना आर्ट सीखा है उसका क्या क्या रूप हो सकता है। सीखने की सफर में छात्रों ने अबीरा आर्ट गैलरी का भ्रमण भी किया। यहाँ उन्होंने एक ही छत के नीचे भारत की विभिन्न जनजातीय कलाकृतियों को देखा, जो उनके लिए एक दुर्लभ और प्रेरणादायक अनुभव रहा। छात्रों का मानना है कि इस तरह की कला को सीखने से वे अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाने में मददगार साबित होंगे। यहाँ पे जो भी आर्ट वर्क है, हम लोगों ने भी कई आर्ट वर्क सीखे, जैसे सौर आर्ट हमें सिखाया गया था, वो भी आर्ट वर्क यहाँ पे दिखाया गया, उसका और एडवांस में यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन ये सब इतना सुंदर आर्ट है, हम लोग का पुराना जमाना में अभी हम लोग को न्यू में करना चाहिए, मतलब कि वो आर्ट को बेहतरीन तरीके से हम लोग को करना चाहिए और हम चाहते हैं कि हम ये करें और दिखाएं और ये वर्क सब बहुत अच्छा है, हम इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हमने सारा स्टेट को एक ही जगह पे आके देख लिया है, ऐसा लग रहा है। और मैंने भी सीखा था सौर आर्ट, जिसमें मैंने वॉल पेंटिंग भी ट्राई किया था और मैंने एक कुछ भी बनाया था और मैंने फ्रेंड को गिफ्ट किया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने काफ़ी अच्छे से शायद से बनाया था और मैं और भी इसे सीखना चाहती हूँ। इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका शिप्रा मिश्रा ने बच्चों के कौशल की सराहना की। वहीं टीम अबीरा की संस्थापक श्वेता सिंह ने जनजातीय कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के अपने उद्देश्य को साझा किया। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस और बच्चों को लेकर ऐसी जगह पे आना। आज ज़रूरत है बच्चों में स्किल डेवलप करने की। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर एक ऊंचे ओहदे और पद पे पहुंचे, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ काबिलियत है, कुछ खूबी है, तो निश्चित रूप से उस खूबी को वो निखार सकता है। और यहाँ वही बच्चे आए हैं जिन बच्चों को पेंटिंग में, ड्राइंग में या फिर किसी आर्ट को सीखने में इंटरेस्ट है। विद्यालय और टीम अबीरा ने भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से झारखंड की कला को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक होंगी। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। ट्राई डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए देश भर में वाईफाई विस्तार की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में ट्राई ने परामर्श पत्र जारी किया है। TRAI ट्राई की तरफ से एक बड़ा कदम इस समय उठाया गया है और डिजिटल इंडिया का एक नया प्लान है, जहां देश भर में वाईफाई और विस्तार की इस समय तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई को बढ़ावा देने की कोशिश ट्राई की तरफ से की जा रही है और ट्राई ने इसको लेकर के एक परामर्श पत्र जो है वो भी जारी किया है और संबंधित पक्षों से सुझाव इस समय मांगे हैं। वाईफाई नेटवर्क पर जोर बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर ये नजर आता है। तो ऐसे में परामर्श सत्र के जो पत्र में मुख्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अन्य देशों के वाईफाई मॉडल से सीख लेने की बात भी इसको लेकर कही गई है। लातेहार में सुरक्षा बलों और पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक और सफलता मिली है। ऑपरेशन ड्रैगन के तहत कुरुखेता जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47, 2 SLR राइफल, मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गई है। पुलिस को देख करके वहां पर जो जेजेएमपी के उग्रवादी उपस्थित थे वो भागे और इस क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। मनोज लोहरा पलामू जिले के पांकी थाना के मतली गांव का रहने वाला है और महादेव सिंह सिमरिया टांड लातेहार थाना का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से जेजेएमपी के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगजीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और 2 SLR राइफल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगजीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं।
पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में विधि व्यवस्था को लेकर अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने धनबाद पुलिस के कार्यों पर संतोष जताया और एसएसपी के नेतृत्व की सराहना की। आईजी के धनबाद पहुंचने पर औपचारिक स्वागत भी हुआ। रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आई कि अवैध संबंध की वजह से ये हत्या हुई थी। हत्या के बाद शव को हादसे का रूप देने की कोशिश हुई। हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल एक हाइवा, एक स्कूटी और 3 मोबाइल जब्त किए हैं। मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी रांची और चतरा में पुलिस को सफलता मिली है। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र से 5 तस्कर पकड़े गए हैं। इधर रांची में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कड्रू इलाके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ब्राउन शुगर की बरामदगी भी हुई है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कबरीबाद माइंस में कल रात हुई झड़प के बाद आज हालात और बिगड़ गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गिरिडीह का कबरीबाद माइंस के आसपास का इलाका आज रण क्षेत्र में तब्दील दिखा। कल रात 100 से अधिक कोयला चोरों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस होकर हमला बोला था, जिसमें सीसीएल गार्ड और कोयला चोरों के बीच संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। आज आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया। समझाने बुझाने आई पुलिस से उनकी झड़प हो गई। घटना के बाद एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्फुते ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, पर बीच में ही किसी के बहकावे में, असामाजिक तत्वों के बहकावे में आने के बावजूद उन्होंने सीसीएल की जो सामग्री है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो थोड़ा पथराव हुआ है। पर अभी यहाँ पे थोड़ी तनावपूर्ण शांतता है। एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लोकल गांव वाले हैं और सीसीएल के कर्मी के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हुई है। हम लोग जांच कर रहे हैं सभी बिंदु पर कि जो भी उसमें दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी कुछ लोग बदमाशी करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी सभी लोग शांत हैं। भीड़ जो है वो इधर उधर हो गई है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। कल रात की घटना में सीसीएल अधिकारी समेत 8 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। चोरों ने हाइवा, 4 पहिया वाहन और बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सरायकेला खरसावा में उपायुक्त ने राजनगर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कीता का निरीक्षण कर स्टाफ उपस्थिति, दवा, साफ सफाई व स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। बेहतर व सुगम इलाज के लिए नियमित रोस्टर पालन और सेवाएं सुधारने के निर्देश दिए। रामगढ़ में उपायुक्त के निर्देश पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत अभियान चलाया जा रहा है। खराब जल स्रोतों व पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है, जिससे जल्द ही पानी की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है। रांची के बेरू प्रखंड में औचक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय, थाना, स्वास्थ्य केंद्र व गाँव की व्यवस्था जांची। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी स्टाफ उपस्थिति व हीट वेव से बचाव के लिए सख्त निर्देश दिए। हजारीबाग में AGEY योजना के तहत महिला समूहों को टाटा मैजिक वाहन दिए गए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर उद्यमी बनाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व सुरक्षित परिवहन सुविधा भी मिलेगी। दुमका जिले में किसानों के लिए कोल्ड रूम सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। दुमका व नवाडीह में 5 MT क्षमता के कोल्ड रूम चालू हैं। अन्य प्रखंडों में काम जारी है। इससे फल सब्जी का सुरक्षित भंडारण होगा और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिल सकेगा। रामगढ़ में गुप्त सूचना पर कुज्जू ओपी पुलिस ने छापेमारी कर 320 बोतल यानी लगभग करीब 140 लीटर शराब व बियर बरामद की। कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दुमका के जामा थाना क्षेत्र स्थित +2 विद्यालय में पुलिस ने छात्रों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, SC/ST एक्ट और नशा मुक्ति के बारे में जागरूक किया। अभियान का उद्देश्य सुरक्षित व जिम्मेदार नागरिक बनाना है।
राज्य में मई के महीने में बारिश का सिलसिला लंबा खींचता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में 12 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश की बूंदों की वजह से फिलहाल चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। सभी जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम चल रही है। राज्य में 12 मई तक कई इलाकों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में बालू के अवैध कारोबार से वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ताज़ा मामला सरायकेला खरसावा का है, जहां करंट से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। हाथी का शव उस स्थान के पास मिला है जहां अवैध रूप से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि हाथियों को भगाने के उद्देश्य से इस इलाके में अवैध रूप से बिजली के तार बिछाए गए, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। वन विभाग और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। भारतीय पारंपरिक राष्ट्रीय खेल मलखम्ब न केवल शारीरिक दमखम का खेल है, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा भी है। अब इस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल कराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए झारखंड के मलखम्ब खिलाड़ी इन दिनों मैदान पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मलखम्ब एक प्राचीन और पारंपरिक भारतीय खेल है, जिसका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। 1936 की बर्लिन ओलंपिक में पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाला यह खेल अब एक वैश्विक आकर्षण बन चुका है। 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के बाद अब इसका अगला लक्ष्य 2028 का लॉस एंजल्स ओलंपिक है। सब लोग जमीन में योगा करता है, उसे हम लोग रोप एंड पोल में करते हैं हैंगिंग, और मतलब इसको करने के लिए शरीर में बहुत तंदुरुस्ती चाहिए और ये 90 सेकंड में सारा परफॉर्मेंस कर। खेलो इंडिया गोवा गए हैं, नेशनल गेम्स के लिए खेलो इंडिया गए हैं एमपी, और अभी हमारी टीम लगातार मेहनत के कारण आज मेडल लगा छत्तीसगढ़ में, और हम लोग का भी ड्रीम है कि हम लोग इंटरनेशनल तक ले जाएं मलखम्ब को, हम लोग इंटरनेशनल में मेडल लाएं। झारखंड के खिलाड़ियों की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स में राज्य की टीम ने दोहरा खिताब जीता। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में तीसरा स्थान प्राप्त कर झारखंड ने यह साबित कर दिया कि मलखम्ब की प्रतिभा यहाँ की मिट्टी में रची बसी है। खेलो इंडिया स्कूल गेम में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और यहाँ तक कि मेरा तो अभी फर्स्ट मेडल ही लगा है, जो अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। मैं क्लास 6 से खेल रही हूँ। 2022 में आई थी खेलने के लिए और मैं अभी तक बहुत से खेलो इंडिया, नेशनल और SG5 ये सब खेली हूँ और बहुत अच्छा रुचि भी रहा है। MP इधर सब तरफ गए और वहाँ पर भी हम लोग का गेम अच्छा ही हुआ, पूरा क्वालिफाई करते हुए आए हैं सब गेम तरफ से। और अभी हाल में गए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग का 3rd पोजीशन आया। झारखंड मलखम्ब एसोसिएशन के महासचिव अजय कुमार झा का मानना है कि राज्य में इस खेल की अपार संभावनाएं हैं। उनके अनुसार अगर सरकार का सहयोग मिले तो झारखंड मलखम्ब का पावर हाउस बन सकता है। लगातार परफॉर्मेंस हम लोग का दिन दिन बढ़ते जा रहा है। हम चाहेंगे कि अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार जागे और इस खेल को कम से कम अपनाने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से झारखंड जो है नंबर 1 स्थान में रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2013 में इसे राज्य खेल का दर्जा दिया है। झारखंड में भी इस स्वदेशी खेल का भविष्य उज्जवल है। अब खिलाड़ियों को इंतजार है कि सरकारी खेल विभाग की उदारता का, ताकि वे अपने पसीने को स्वर्ण पदक में बदलकर झारखंड का मान बढ़ा सकें। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम के बीच कई MOU, विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षाओं को दोनों देश मिलकर करेंगे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम साथ चलेंगे, साथ जीतेंगे। बिजली पानी को लेकर भाजपा का आंदोलन शुरू, गरबा में मटका फोड़ धरना प्रदर्शन। प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक ने सरकार को घेरा, पेयजल आपूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। जैक 12वीं का रिजल्ट जारी, कला संकाय में 96% विद्यार्थी उत्तीर्ण।
वाणिज्य में 93% और विज्ञान में करीब 83% सफलता, बेटियां फिर रहीं आगे। और लातेहार में 2 नक्सली गिरफ्तार, AK-47 बरामद। आईजी ने धनबाद में विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक। रांची और चतरा में अलग अलग मामलों में 10 गिरफ्तार।